चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पेपर है। बोर्ड के तर्ज पर पेपर बनाया गया है। 56 नंबर का पेपर रहने वाला है आपके, और 3 घंटे 15 मिनट में आपको इसको समय मिलेगा करने के लिए। तो देखिए, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, तो इनका पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको खंड देखने को मिलेगा, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको 18 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। सभी आधे आधे नंबर के रहने वाले हैं आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो इनमें से मोलरता इस पर निर्भर नहीं करती है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता होती है आपके 55.5 m। ये इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्या? 1 मोल Mn-4 में Mn+2 के परिवर्तन में आवश्यक फेराडो की संख्या होगी, तो इसमें रहेगा आपके 3 फेराडे। गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें जिंक की परत आपकी चढ़ाई जाती है। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इस अभिक्रिया की कोटि रहेगी आपके 0 या 0। अगला प्रश्न है आपके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगी? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ये क्या करेगी? आपके निर्भर करेगी क्या? निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो इनमें से आपके अम्लीय ऑक्साइड Mn2O7 है क्या? अगला प्रश्न है, संकुल Na2(NiEDTA एथिलीन डाइटेट्रा एमीन में निकल की समन्वय संख्या साइनाइड में कितनी है? तो इसकी संख्या आ जाएगी आपके 6। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक जैम डाइहेलाइड है? तो इसमें आपके आंसर रहेगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। और 10वां क्वेश्चन है, विहाइड्रो हेलोजेनीकरण के लिए आवश्यक विशिष्ट अभिकर्मक है, तो इसमें आपका एल्कोहलिक KOH आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्या? 11th वाला क्वेश्चन है आपके, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है? आपके फिनोल फ्लेथिलीन आपके यहाँ पे निर्माण होता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? आपका एथीन प्राप्त होगा। ये संरचना दे रखी है, इसका IUPAC नाम क्या है? तो ये क्या है? एक साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्या? प्रोपाइन के जलीय योजन से प्राप्त यौगिक है, तो इसके जलीय योजन से प्राप्त यौगिक रहेगा आपका ये B ऑप्शन वाला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया यहाँ से अभिक्रिया करके क्या आंसर आएगा? तो इसमें आंसर आएगा आपका CHO, ये वाला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा pKb का न्यूनतम है? तो इसमें आंसर रहेगा आपका N-मेथिल मेथेनेमीन। निम्नलिखित यौगिक में प्रबलतम क्षार होता है, तो प्रबलतम क्षार आपका ये हो जाएगा क्या? और इन द लास्ट क्वेश्चन है 18वां, मोनोसेक्राइड का सर्व उदाहरण है, तो मोनोसेक्राइड का राइबोज आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा द वाला। इसी के साथ ही आपके MCQs यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होने वाले हैं क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए आपको आधे आधे नंबर का मानदेय रहेगा क्या? पहला क्वेश्चन है, वह समय जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अर्ध आयुकाल। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अवशोषित कर क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा बराबर हो जाती है, तो वह कहलाती है, तो वो आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन एक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लैंथेनम और ल्यूटीशियम तक के तत्वों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं का समग्र ह्रास क्या कहलाता है? तो समग्र ह्रास इसमें कहलाता है लैंथेनॉइड संकुचन आपके कहलाएगा। हीमोग्लोबिन में केंद्र धातु आयन होता है, तो केंद्र धातु आयन आपके आयरन रहेगा, ठीक है। इसमें मेन विलियमसन संश्लेषण में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया डाई एल्किल ईथर बनता है, तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा एल्किल हैलाइड। ओ नाइट्रोफिनोल तथा पी नाइट्रोफिनोल ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में से कम वाष्पशील होता है, तो आपके यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक से का जलीय विलयन फेहलिंग विलयन A कहलाता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका CuSO4। ग्लूकोज का चक्रीय रचना यौगिक के समान होती है, तो ग्लूकोज की चक्रीय रचना आपके पायरन के समान होती है क्या? एंड द लास्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज शर्कराओं की क्रिया से बनती है, तो सुक्रोज क्या है? अल्फा D प्लस ग्लूकोज तथा बीटा D माइनस फ्रक्टोज से शर्कराओं की क्रिया से बनती है क्या? तो इसी के साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे फिनिश होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, जो भी आपको 10 रहेंगे और इनके लिए आपको एक एक नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें
फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप पेपर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, हमने सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपके पेपर में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन है, अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या का विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। तो इन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अगला है, परासरण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु शुद्ध विलायक के विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं, परासरण कहलाती है। और अगला है, कोल-राउस का नियम लिखें। तो कोल-राउस का नियम क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य की समांत मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोल-राउस का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले आरएनएस समीकरण को लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो K=A-E-E-A/RT। ये आपकी समीकरण हो जाएगी, जहाँ पे ए क्या है? आरएनएस गुणक व आवर्ती गुणांक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी सक्रियण ऊर्जा तथा आर क्या हो जाएगा? गैस स्थिरांक आपके यहाँ पे हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की परिभाषा लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि भाई किसी भी अभिक्रिया में जितने समय में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है वो अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, Zn+2 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि Cu+2 अनुचुंबकीय होता है, क्यों? तो इसका आंसर देखिए आप छठे क्वेश्चन का आंसर देखिए। Zn+2 3d10 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि Cu+2 3d9 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः Zn+2 प्रतिचुंबकीय होता है लेकिन Cu+2 अनुचुंबकीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप स्टार पॉइंट लगा के चलिए। इसमें FeCO5 में Fe पर कौन सा संकरण होगा तथा इसका चुंबकीय गुण भी बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई Fe पर DsP3 संकरण होगा तथा ये प्रतिचुंबकीय होता है क्या होगा जब HCHO को कुछ दिन तक बोराइटा जल BaOH के संपर्क में रखा जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई कुछ दिन तक इसको बोराइटा जल में रखा जाता है, के संपर्क में रखने पर हेक्सोस शर्करा का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे फॉर्मोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रिएक्शन है, ये तो आपको आ ही जाएगी, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण बताइएगा। तो प्रोटीन के दूध का जमना प्रोटीन का विकृतीकरण है, जो कि दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल बनाने के कारण होता है। इसी के साथ आपका सेक्शन ए या खंड अ पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आपके खंड ब है, जिसमें आपको लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं, जिनके उत्तर से में आपको 50 शब्दों की रखनी होती है और प्रत्येक के लिए अंक बार आपको 1.5 नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें चौथे नंबर का, मोलरता तथा मोललता को परिभाषित कीजिए। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर में विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। और मोललता क्या लिख सकते हो आप कि भाई 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। दोनों के आप फॉर्मूलाज भी यहाँ पे लिख सकते हो गया। अगला प्रश्न है कि मोल अंश की व्याख्या कीजिए। तो मोल अंश में लिख सकते हो, एक मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव के कुल मोलों का अनुपात होता है। अतः मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश बराबर उस अवयव के मोलों की संख्या बटा सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या रहेगी क्या, ठीक है। और इसी के आप उदाहरण से इसकी व्याख्या भी कर सकते हो क्या। अगला प्रश्न है क्या, अमोनिया की सतह पर प्लेटिनम की सतह पर NH3 अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2/H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो। तो ये तो आपको बिल्कुल डेरिवेशंस का करके बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके 7वें नंबर का, Cr तथा Cu क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा इसमें ऑफ-बोर नियम का उल्लंघन का कारण बताइए। तो इसमें Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 के स्थान पर 3d5 होता है तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 के स्थान पर 3d10 होता है, क्योंकि 3d और 4s कक्षों के मध्य की ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तथा अर्धपूरित 3d5 का एक पूर्ण पूरित 3d10 कक्षकों का
स्थायित्व अधिक होता है क्या। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड के में ही क्यों प्रदर्शित करती है। तो इसमें लिख सकते हो किसी भी धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में होती है क्योंकि छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणता तथा उच्च धनात्मक अपचयन विभव के कारण ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन धातु की उनके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसमें आंसर देना है क्या। बाकी अगले क्वेश्चन है, इसमें आपको IUPAC नाम लिखने हैं इनके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके PT NH3 CN Cl कोष्टक NO2। तो इसका नाम हो जाएगा आपका डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम, इसका नाम हो जाएगा क्या। अगला है K3CrC2O4 ऑल्थराइज। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो पोटेशियम डाई ऑक्जेलेट्रोक्रोमेट, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी है अगला है COCl2En2Cl, तो इसमें इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका बिल्कुल कंप्लीट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखे, तो इसके आपको सूत्र सभी के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 5 आपको दे रखें, ऐसे प्रश्न पेपर में आपसे बहुत अधिक संख्या में पूछे जाएंगे। अगला है कि इनकी संरचना बनाई, तो आपको ये प्रश्नों की संरचना बनानी है। अगला 12वां क्वेश्चन है अगर लिखित यौगिक के IUPAC नाम पद्धति के नाम दीजिए। तो देखिए पीछे क्या दे रखा है, तो आपको ये 5 दे रखे हैं। तो देखिए इसमें पहला है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपके 3-क्लोरोमेथिल 2-आइसोप्रोपिल पेंटेन 1-ओल, इसका बिल्कुल आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करके इसका नाम लिखना है क्या। अगला है आपके ये वाला, तो इसमें आपको नाम लिखना है कि 2,5-डाईमेथिल हेक्सेन 1,3-डाईओल, ये इसका नाम हो जाएगा। थर्ड वाले का नाम देखिए 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन 1-ओल हो जाएगा। फोर्थ वाले का नाम है हेक्स 1-इन-3-ओल, इसका नाम हो जाएगा। अगला है आपके फिफ्थ वाला 2-ब्रोमो-3-मेथिल ब्यूट 2-इन-1-ओल, ये इसका बिल्कुल कंप्लीट नाम है। तो बिल्कुल इन सब के नाम आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक के भी आप इनके लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ये सब हम आपकी पेपर की तैयारी को और अच्छे से करवाने के लिए इन सब का प्रयास किया जा रहा है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 13 स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। तो स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है तथा इसमें 2 घटक एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन होते हैं। एमिलोज 200-1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों की अशाखी श्रृंखला होती है जो कि C1 से C4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी होती है। और एमिलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बनी शाखी श्रृंखला होती है जिसमें C1 से C4 ग्लाइकोसाइडी बंध होते हैं तथा शाखन C1 C6 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा होता है। जबकि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी रेखीय श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार के आप इसको समझा सकते हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सेक्शन स स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि सेक्शन C या खंड स, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जिनको प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें SN1 SN2 अभिक्रिया के निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम अनुमानित कीजिए। तो ब्रोमो ब्यूटेन 4 समावेशी, तो इस प्रकार के आपको प्रश्न देंगे और इनके आंसर आपको देने हैं क्या। ठीक है, बाकी इसका ये अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको बिल्कुल अच्छे से है तो इनको क्वथनांकों को बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है आपके 15वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बनने के मुख्य उत्पाद की संरचना बताइए। तो इनकी अभिक्रिया करके आप कंप्लीट करवा के इनके मुख्य उत्पादों के नाम और संरचना उत्पाद यहाँ पे बना सकते हो। या फिर ये नहीं है तो आप इसको कीजिए, निम्नलिखित को समझाइए परिशुद्ध एल्कोहल, परिशोधित स्प्रिट और विकृत एल्कोहल को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक रासायनिक समीकरण दीजिए। आपसे रासायनिक समीकरण हमेशा पूछी जाती है तो इनको अच्छे से करके जाएंगे। वे एथेनोलिक NH3C2H5Cl के साथ अभिक्रिया करवाई, इन दोनों की अभिक्रिया करवानी है। और बेंजिल क्लोराइड को अमोनी अपघटन के द्वारा बने उत्पाद की 2 मोल CH3Cl से अभिक्रिया कीजिए क्या। ठीक है, अगर ये आपको सूटेबल लगे तो ये, नहीं तो नीचे वाले कीजिए आप क्वेश्चन निम्नलिखित में उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको दे रखे तो इनको क्षारीयता के प्रबलता के क्रम में आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है क्या। ठीक है, खंड द है आपके निबंधात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग आपको 250 शब्दों की रहेगी क्या। जिसमें पहला है ए, निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप पर किस प्रकार ज्ञात करेंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो कि अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत करते हैं। तो खंड द में आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, अथवा करके भी आपको प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। या
तो ये था आपके 17 नंबर का। अब आपके 18 नंबर का प्रश्न है कि क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को 300 डिग्री सेल्सियस पर MnO मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो अगला है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम बेंजोएट के मिश्रण का शुष्क आशमन किया जाता है और अथवा करके क्वेश्चन दिए ग्रिनियर अभिकर्मक को प्रयुक्त करते हुए एसिटोफिनोन बनाने की समीकरण लिखिए और आइसोब्यूटिल का ओजोन अपघटन किस प्रकार होता है। तो इसी के साथ ही आपके एक पूरा पेपर का हमने बिल्कुल आंसर सहित रिव्यू कर दिया है। ये इस पेपर में से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपकी तैयारी आपका पूरा 56 नंबर का पेपर 56 मार्क्स का पेपर हमने बिल्कुल 15 मिनट में रिव्यू कर दिया है। तो आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल पर आप बने रहिए।